हमारे मध्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी जी, हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी, कर्नल प्रमोद जी जो हमारे पुराने पारिवारिक साथी रहे हैं, अधिराज जी व सम्मानित मंच, ये अभिराज जी को ये वही अब इंट्रोडक्शन दे रहे थे कर्नल साहब, जो चंपारण से 1100 किलोमीटर चल के आप यहाँ पे पहुँचे इस मुहिम में। सम्मानित मंच और सभी यहाँ पर सभी वो साथी वो जो किसी न किसी रूप से जो सरकार ने अपनी पक्की भर्ती की प्रक्रिया को बदलने का काम किया उससे प्रभावित हुए हैं। खास तौर पे वो लोग जिनकी भर्ती हो गई थी लेकिन उनको ज्वाइनिंग सरकार ने नहीं कराई, या वो असंख्य लोग जो प्रैक्टिस करते थे, भर्ती की तैयारी करते थे, लेकिन रातों रात नोटबंदी जैसे फैसले आए, ऐसे ही रातों रात फौज की पक्की भर्ती को कच्ची भर्ती करने का फैसला आया। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस सरकार से, ये किसकी मांग थी? फौज की पक्की भर्ती को समाप्त करके अग्निपथ योजना और अग्निवीर की भर्ती लाने की मांग किसकी थी? क्या ये भारतीय सेना की, क्या फौज की मांग पे आपने किया, या भारत के नौजवान की मांग पे किया, या देश का वो कौन सा वर्ग है वो वर्ग बताए सरकार? क्योंकि अगर कोई वर्ग नहीं बताया जाएगा तो ये आपकी, क्या ये पार्टी आपकी स्वयं की पार्टी संगठन की मांग थी? ये किसकी मांग थी? सरकार ये बताए, क्योंकि ये फौज हिंदुस्तान की, ये फौज वो ऐसी फौज, ये एकमात्र संस्था, एक ऐसी संस्था 75 साल के इतिहास में जिस संस्था पर हर भारतवासी को अगर गर्व, वो फौज है। एक ऐसी संस्था 75 साल में जिसने देश का तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया है, वो भारत की फौज है। एक ऐसी संस्था, ये वही फौज है। मैं इस देश की सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, ये वही फौज है जिसने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे पक्की भर्ती से। जो हिंदुस्तान की फौज उस प्रक्रिया से चुनी गई फौज थी, ये वही फौज थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए 71 में, तो कारगिल में पाकिस्तान के शीश को दोबारा से झुकाने का काम किया। ये वही फौज थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने बालाकोट मामले में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को दोबारा से उनकी भाषा में जवाब देने का काम किया। ये वही फौज थी। सरकारें आई गई, राजनीति का चक्र चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये फौज कायम थी, ये फौज थी, और इस फौज की वजह से हमारे देश का गौरव और तिरंगे का शान कभी झुका नहीं। ये फौज थी, ये पक्की भर्ती की फौज थी। देशवासियों को गर्व था इस फौज पे। देश के दुश्मन ने आंख उठा के देखा तो इस फौज ने जवाब दिया। ये वही फौज थी, देश में कोई अगर प्रकृति की मार हुई तो फौज पहुंची और देशवासियों की मदद करने का काम किया। इस फौज में क्या कमी दिखी है आपको? इस फौज में क्या कमी दिखी है आपको कि आपने रातों रात कहा कि ये फौज सही नहीं है? अगर फौज से मांग नहीं थी तो क्या नौजवानों ने मांग करी थी देश में? आज देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी का देश सामना कर रहा है। कई प्रदेश, हरियाणा जैसा प्रदेश जहां देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज बहुत से प्रदेश, बहुत से नौजवान चयन करते हैं। ये वो देश है जिसमें नौजवान के अंदर देशभक्ति का भाव कूट कूट के भरा है। सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है। हरियाणा जैसे प्रदेशों में, बाकी देश के एक अन्य प्रदेशों में सुबह हम 4 बजे उठ के गांव के स्टेडियम में जाते हैं तो बच्चे रेस लगाते मिलते हैं, नौजवान दंड बैठक बढ़ाते दिखते हैं। तैयारी, मेहनत, एक भावना, देश के लिए न्यौछावर सब कुछ करने की भावना, देश की सेवा करने की भावना। ये वो देश है जहां जब अगर किसी सीमा से
तिरंगा में लिपटकर किसी शहीद का शव वापस आ जाए तो सारा 140 करोड़ देशवासियों के आंखों में नम आंखें हो जाती हैं। हरियाणा प्रदेश जहां से मैं आता हूं, आज हमें गर्व है कि 10वां सैनिक हरियाणा से था। आज की इस फौज में हमें गर्व है कि जिस इलाके से मैं आता हूं, मैं लोकसभा क्षेत्र में शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहां किसी शहीद की प्रतिमा ना हो। दक्षिणी हरियाणा, खास तौर पे मध्य हरियाणा, ये एक ऐसे क्षेत्र है जहां गांव गांव में शहीद की प्रतिमाओं के मंदिर आपको दिखाई देंगे। आज जिस देश में देश के लिए न्यौछावर अपने आप को करने की ऐसी परंपरा रही हो, देश की फौज ने जिस देश का नाम ऐसे ऊंचा रखने का हमेशा सदा काम किया हो, आपको क्या सूझी? इस पर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। और वो भी आपने इस तरीके से बताया कि इससे कहीं ज्यादा नौजवानों को काम मिलेगा, लेकिन हुआ उससे उलट। मैं तो केवल हरियाणा का परिचय देना चाहता हूं। बाकी सही कहा अभी श्रीनिवास जी की 80,000 पक्की भर्ती होती थी, अब वो घटकर 40,000 पे आ गई। अग्निवीर की जो इनटेक किया जा रहा है, लेकिन मैं हरियाणा का बता रहा हूं, हर साल हरियाणा प्रदेश से 5,500 की पक्की भर्ती होती थी। सरकारें आई गई, पार्टियां आई गई, मगर देश की आजादी से लेकर अब तक हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी। उन कोविड से पहले, कोविड में 2 साल का ब्रेक आया और ब्रेक के बाद अब हरियाणा से 925 अग्निवीर लिए गए, जिनमें से आपको पता है केवल 210 अग्निवीर पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के 4 साल के समाप्ति होने के बाद घर लौट जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती और कहां मात्र 210 की पक्की भर्ती। मैं केवल एक छोटे से प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं, बाकी हर प्रदेश के आंकड़े इसी रूप में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी यातनाओं को। और भाई ये पक्की भर्ती से अग्निवीर की भर्ती ऐसी आई। हमारे यहां कभी पक्की भर्ती होती थी तो दूर दूर से लोग पहुंचते थे रिश्ता करने कि फौज में चला गया, फौज के साथ इनके दूर दूर से लोग रिश्ता ढूंढ के आते थे। अब ऐसी स्थिति आ गई कि अग्निवीर क्योंकि 17-18 साल में जाएगा, 21-22 साल में वापस आ जाएगा, 21 साल से पहले शादी हो नहीं सकती, बिना पेंशन के वापस आएगा। पता चलता है कि भाई ये फौज में चला गया, पहले चेक करना पड़ता है, कौन शादी करेगा, कौन जो है उसके साथ जो रिश्ते जहां होते थे। और उसके बाद अपमानजनक तरीके से बयान आए। जब हमने सवाल पूछा कि ये जो अग्निवीर हैं, ये जो अग्निपथ योजना अग्निवीर 4 साल के बाद घर लौट आएंगे तो क्या इनका भविष्य रहेगा, तो बयान आए। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के महासचिव का बयान आया कि अग्निवीरों को हम बीजेपी के दफ्तरों पे चौकीदार लगाने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के आलीशान दफ्तर प्रदेश देश के कोने कोने में हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं, आपके पास असीम धन दौलत इस पार्टी ने भाजपा के पास, हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि ऐसे दफ्तर आपके बन गए। हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे स्कूल और कॉलेज नहीं बने, लेकिन ऐसे दफ्तर आपके बन गए। बाकी देश के कोने कोने में भी हम मानते हैं, हर जिले में। लेकिन कम से कम ये बात कहकर कि ये वापिस आएगा तो चौकीदार के रूप में हम इनको लेने का काम करेंगे। कम से कम देश के नौजवान की देशभक्ति की वो भावना, जिस भावना में देश का नौजवान ये चयन करता है कि अगर जीवन में कुछ मिले तो दुश्मन की गोली छाती पे मिले, देश के लिए मैं अपना सर्वोच्च निछावर कर दूं, उस भावना का अपमान करने का ये काम ना करें। इनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ना आपने जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। किसानों के ऊपर आप 3 काले कानून लेके आए तो आंदोलन हुआ, और आंदोलन जब हुआ दिल्ली के 3 तरफ हर सड़क लाखों असंख्य लाखों की संख्या में जब के देश का किसान निकल के आया, आपको अपने कदम पीछे हटाने पड़े, आपको कदम पीछे हटाने पड़े। आपने देख लिया देश का किसान ने जब आंदोलन करा, 750 किसानों की जान गई, मगर तब तक किसान पीछे नहीं हटा जब तक
जब तक आपने वो 3 कानून वापस नहीं लिए, मैं चेतावनी देता हूं आज इस सरकार को, ये अग्निवीर योजना वापस लो। ये तो वो लोग हैं, ये नौजवान हैं, ये देश के दुश्मन की गोली से और बमबारी से एक कदम पीछे नहीं हटाते। अगर अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने की बात आई तो एक अन्यायी सरकार के सामने भी ये शीश नहीं झुकाएंगे। किसान, हमने जब आपने किसान को ललकारा तब भी आंदोलन किया, और उस आंदोलन में आप सब जानते हो नौजवान साथियों, उस आंदोलन में हरियाणा का बड़ा योगदान रहा। आज मैं ये आश्वासन दिलाने आता, चाहे मैं आपके बीच में आया हूं, उसी प्रदेश से आया हूं, हरियाणा प्रदेश। हमारे संस्कारों में न्याय के लिए लड़ाई लड़ना हमारे संस्कारों में वो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला और बांसुरी तो उन्होंने वृंदावन में, लेकिन युद्ध की बात आई तो कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। तो ये हरियाणा है जहां, तो भाई हमने वहां पे किसान आंदोलन में पूरा साथ दिया था। आज मैं आपको ये आश्वासन दिलाने आया हूं कि भाई अगर सरकार ये बात नहीं अस्वीकार करती है और इसके समक्ष अगर कोई लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो हरियाणा वाले उसी रूप में आपका साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना है। तो ये एक बार फिर मैं एक नारे के साथ, वो नारा जिस नारे को झुकने नहीं देंगे, और ये जो सही दोनों जो ये मांगे हैं, ये दोनों को मैंने पूरा समर्थन दिया है। जैसे कर्नल साहब बता रहे हैं कि भाई जब उनको अपनी तत्काल ज्वाइनिंग हो और अग्निपथ योजना वापस हो, जो हमारे 2019 से 22 तक 1.5 लाख अभ्यर्थी, ये कोई ना छोटी संख्या है, ना ये छोटा मुद्दा है। सरकार ध्यान दे, हमें सरकार का ध्यान करते हुए उसी उद्घोष के साथ आप सब साथी उस उद्घोष में शामिल होंगे, जिस उद्घोष को जो ये देश भारतवर्ष, ये कोई लाल बहादुर शास्त्री जी का उद्घोष तो है, उन्होंने दिया था, लेकिन देश के कोने कोने में इसकी गूंज सुनाई देती है, वो उद्घोष है, उसको झुकने नहीं देंगे। जय जवान, जय जवान, धन्यवाद, जय हिंद। और तमाम मेरे भावी सैनिक जो मेरे सामने बैठे हैं, उनको एक सैनिक का सलाम। बच्चों, देश बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज देश का संविधान खतरे में है और देश को, संविधान को बचाने वाली एकमात्र एजेंसी भारतीय सेना भी खतरे में है। भारतीय सेना इसलिए खतरे में है क्योंकि भारतीय सेना को कमजोर करने का काम इस मोदी सरकार ने शुरू किया है। हमारे देश की सेना हर तकलीफ में, हर दुख में, हर आपातकालीन स्थिति के अंदर सरकार का एकमात्र आखिरी सहारा और हथियार होता है। और मोदी सरकार इस हथियार को, भारतीय सेना को कमजोर कर रही है। मोदी सरकार जब जब तकलीफ में आती है तो भारतीय सेना के पीछे छुपकर काम करती है। चाहे देश की अंदरूनी हालात हो, चाहे बाहर के बॉर्डर के हालात हो, भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो, साइक्लोन हो, हर चीज के लिए भारतीय सेना याद आती और भारतीय सेना कभी फेल नहीं होती। क्या आप मेरे साथ हैं? भारतीय सेना कभी फेल नहीं होती। तो भारतीय सेना अब भी फेल नहीं होगी। साथियों, अग्निपथ स्कीम के जरिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है।
इसके दो पहलू मैंने पहले भी बताया था। एक पहलू जो मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, 60 लाख लोगों में से भाग दौड़, हर तरह की तकलीफ, हर तरह के टेस्ट पास करके 1.5 लाख बच्चे जो देश में सिलेक्ट हुए वो आप लोग हैं। कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग पता चला कि बहुत सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आपके इस रोष प्रदर्शन की वजह से बहुत सारी ट्रेनें मौसम का नाम लेकर रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि हमने भी परमिशन मांगी थी इसके लिए, हमें सैनिकों को परमिशन नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि एक तरतीबवार मंजूर है सरकार के एक सिस्टम के तहत नहीं चाहते कि आज बजट का सेशन है या बजट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, तो कोई ऐसी दुख तकलीफ या दुखती रग दबाने वाली कोई ऐसी बात सामने नहीं आनी चाहिए देश के। और देश की सेना की तकलीफ और अग्निवीरों की तकलीफ और आप लोगों की तकलीफ, ये इस सरकार को कमजोर करती है। इसलिए आप लोगों के आंदोलन को ये दबाने की, कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। हमने लड़ाई लड़नी है। मैंने पिछली बार कहा था हमें 100 दिन चाहिए। उस दिन वायदे किए गए थे। एक वायदा यह था कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी 26 दिसंबर को आपसे मिले, आपके डेलीगेशन से मिले, हमारे साथ मिले, और उन्होंने सड़क से संसद तक लड़ने का वायदा किया। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद 11 जनवरी को और 12 जनवरी को यहां पर प्रोटेस्ट किया गया। आप में से कितने लोग थे जो 11 जनवरी को और 12 जनवरी को यहां पर थे? आज यहां पर मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में आने वाले हैं, लेकिन 4 दिन का प्रोटेस्ट है, आज पहला दिन है। उम्मीद करता हूं कि हजारों की तादाद में कल लोग यहां पर मौजूद होंगे। और प्रजातंत्र के अंदर लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले आपके पास संख्या बल होना चाहिए, और आपके पास संख्या बल होगा, भारतीय सेना की ताकत होगी, देश के नागरिकों की भावना होगी, तो आपके आज जीतना तय है। आपकी जीत निश्चित है। आज मुझे याद आती हैं कुछ बातें कि भारतीय सेना जो आपके सरहदों पर 1400 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर, 3800 किलोमीटर चीन का बॉर्डर और 6500 किलोमीटर की समुद्री सीमा और आंतरिक स्थिति को देखना, इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स को देखना, ये हमारे 2.5 फ्रंट बैटल है। इसकी लड़ाई हम भाड़े के सैनिकों से, कॉन्ट्रैक्ट के सैनिकों से नहीं लड़ सकते। हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। हमें अग्निपथ स्कीम नहीं चाहिए, हमें अग्निवीर नहीं चाहिए। और अग्निवीर की आड़ में ये जो 1.5 लाख युवा जिनको बेरोजगार कर दिया गया है, उनकी ज्वाइनिंग चाहिए। देश में हालात ऐसे हैं कि आपको अपनी सेना मजबूत चाहिए, और अग्निवीर स्कीम जिस तरह से लाई गई है आनंद फानन में,
उसके एक पहलू मेरे सामने बैठा है। 1.5 लाख बच्चे बेरोजगार कर दिए गए। सुबह 3 बजे 4 बजे से भाग दौड़ शुरू करते हैं। जैसे ही बच्चा हमारे जवान होना शुरू होता है तो एक ही सपना लेकर बड़ा होता है कि देश की सेना में सेवा करूंगा, देश का सैनिक बनूंगा। और आपने आपके सपनों को तोड़ने का काम किया है। आपके सपनों को तोड़ने का काम किया है इस मोदी सरकार ने। आप लोगों ने मेहनत करके टेस्ट पास करके इंतजार कर रहे थे 2019, 20, 21, 22 के दौरान इंतजार कर रहे थे कि ज्वाइनिंग होगी। लेकिन और इस दौरान आप बहुत लोगों से मिले। प्रियंका गांधी जी ने भी आपकी बात सुनी, आपकी बात सरकार तक पहुंचाई। राहुल गांधी जी ने भी सुनी, पहुंचाई आपकी बात। राजनाथ सिंह जी से आप मिले, चुनावों के दौरान उनसे मिले, जिसकी बहुत सारी अखबारों की कटिंग है, बहुत सारे आपकी फोटो हैं। उन्होंने कहा था मार्च 2022 में आपसे मिले थे तो कहा था कि थोड़े से दिन हैं, थोड़े से दिन में हम आपकी भर्तियां पूरी कर देंगे, आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। कहा था आपको, वायदा किया था। लेकिन उन्होंने इसको भी जुमला बना दिया। अचानक 15 जून 2022 को एक हथौड़ा, एक तुगलकी फरमान देश में जारी किया गया कि अग्निपथ स्कीम आज से लागू की जाती है और जितने भी रेगुलर सैनिकों की भर्तियां हैं उसको कैंसिल कर दिया जाता है। उसमें वो 2500 बच्चे भी थे जो नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती होने थे। उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? देश के सेना के अधिकारियों ने अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2500 नर्सिंग असिस्टेंट हैं और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्तियों को अग्निपथ स्कीम से दूर रखा जाएगा, रेगुलर दिया जाएगा। कम से कम उनको तो पूरा किया होता आपने, वो भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा सही नहीं थी। आप नहीं चाहते थे कि ये हमारे रेगुलर सैनिक भर्ती हो, इसीलिए आपने ये जो तुगलकी फरमान जारी किया है वो इस वजह से किया है। और इसके पीछे की बहुत सारी और बातें हैं। जनरल नरवणे साहब ने कहा है कि हमने नहीं कहा था, देश की सेनाओं ने नहीं कहा था कि हमें अग्निवीर चाहिए, अग्निपथ स्कीम चाहिए। हमने कहा था रेगुलर सेना के अलावा टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पर हम एडिशनल एनसीसी का या कोई और देशभक्त सैनिक है या सैनिक बनने की इच्छा है, 2 साल के लिए आना चाहता है तो उसको हम ला सके। रेगुलर सैनिक को खत्म करने की बात कभी नहीं की थी। लेकिन जैसे ही यह प्रपोजल उनके पास गया, मोदी सरकार के पास, तो उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि देश की सेना को कमजोर नहीं कर पा रहे थे, सभी प्रजातंत्र के स्तंभ उन्होंने कमजोर कर दिए। लेकिन इसको नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भारतीय सेना संविधान से बंधी हुई है, बहुत मजबूत है प्रोसेस, उनके प्रोसीजर। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये हमें एक हथियार मिला है कि हम इनको अग्निपथ स्कीम के जरिए रेगुलर भर्ती की बजाय 4-4 साल की कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती की जाएगी। 4 साल की भर्ती का मतलब देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। 4 साल की भर्ती का मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग, अधपका सोल्जर, देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए आप भेज देंगे। आपने नाम से ही दिया है अग्निवीर, अग्नि के अंदर उस वीर को झोंकने का काम किया आपने। आपने उस सैनिक को पूरी तरह से ट्रेन नहीं है, उसको देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए भेजा। देश की सेना ने कहा कि हम इन अग्निवीरों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने पॉलिसी लेटर जारी किया
कि इन अग्निवीरों को ना तो अकेले कहीं पे भेजा जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है, ना ही इनको सेंसिटिव जगह पे डिप्लॉय किया जा सकता है, और ना ही इनको हर तरह के हार्श कंडीशन में -60 डिग्री या +60 डिग्री के इलाकों के अंदर इनको डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब देश के कमजोर सैनिक, देश के सैनिकों को कमजोर किया जा रहा है। तो देश के सैनिक अगर कमजोर हो गए तो देश की सेना कमजोर, देश की सेना कमजोर, और जो ये सैनिक बाहर आएंगे 4 साल के बाद 75%, तो इनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगी? देश के पूंजीपति जो है इनको अपनी सेना के अंदर शामिल करेंगे। प्राइवेट आर्मीज की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट आर्मीज की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कृषि कानून को लेके आए थे, कृषि कानून लाने से पहले बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बड़े बड़े भंडार, कोल्ड स्टोरेज, जमीनें खरीद ली कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आएंगे। ऐसे ही बड़े बड़े पूंजीपति सारे सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, और उन्हीं की मंशाओं को पूरा करने के लिए, उन्हीं की पूंजीपतियों की बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अग्निवीर स्कीम को लाया गया है। देश में अग्निवीर जो वापस आएंगे, या तो वो समाज में 1 आधा 2% अगर खराब हाथों में चले गए, जॉब नहीं मिल पाई, तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा। और अगर 75% लोग जो वापस आएंगे वो पूंजीपतियों के हाथ में आ गए, तो पूंजीपति इनको अपनी सेनाओं में शामिल करेंगे। और जैसे कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में आपने देखा है, जैसा कि आपने अफगानिस्तान के युद्ध में देखा गया है कि भाड़े के सैनिकों को वहां पर भेजा जाता है, ऐसे ही हमारे अग्निवीर रिटायर हुए भाड़े के सैनिक बनकर दूसरे देशों के अंदर लड़ाई के लिए जाएंगे। रूस की इतनी बड़ी सेना है, रूस इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का मास्टर है, हथियार है, लेकिन छोटे से यूक्रेन के ऊपर हथियार, इतने सारे हथियारों के भंडार के बावजूद भी वो यूक्रेन के ऊपर 1 साल से ज्यादा हो गया कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि यूक्रेन के पास भाड़े के सैनिक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के सैनिक नहीं है, उनके पास देशभक्त सैनिक हैं। देशभक्त सैनिक है, इसी वजह से यूक्रेन के ऊपर जो है वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। रूस के पास वैगनर आर्मी थी, भाड़े की आर्मी थी, जब तक पैसा मिलता गया तब तक वो करते गए, उसके बाद छोड़ दिया, वहां मास्को की तरफ चल पड़े। फिर पुतिन साहब को डर लगा, तो फिर उसके बाद उन्होंने उनके पैसे का हिसाब किताब किया, तो फिर उसके बाद वो यूक्रेन की तरफ चल पड़े। तो ऐसी स्थिति हमारे पूंजीपति जो है वो हमारे देश में पैदा करेंगे। ऐसी स्थिति हमारे मोदी साहब ने हमारे देश की सेना के अंदर जो पैदा की है। तो साथियों, सबसे तकलीफ की बात यह है कि अगर अग्निपथ स्कीम इतनी बढ़िया है, अग्निवीर इतने बढ़िया हैं, तो मैं मोदी साहब से जानना चाहूंगा कि हर जगह आप बताते हैं कि ये उज्ज्वला योजना का लाभार्थी है, ये फलानी योजना का लाभार्थी है, अग्निपथ योजना का एक लाभार्थी है कोई? एक लाभार्थी है कोई? आप 1.5 लाख बच्चों में से आप लाभार्थी हैं जिनको बेरोजगार कर दिया, बेरोजगार कर दिया आपको। हमें बताइए कि ये लाभार्थी अगर अग्निवीर है तो मोदी साहब हर चुनावी रैली में क्यों नहीं भाषण में बताते कि हमने देश को अग्निपथ योजना दी, देश को अग्निवीर दिए, देश की सेना को मजबूत किया। और मोदी जी, हम चाहते हैं कि आप
देश के सामने कम से कम अग्निवीरों के परिवारों को प्रस्तुत करें। वो बताएंगे कि उनकी पीड़ा क्या है। हमारे देश में पिछले कुछ समय के अंदर अग्निवीर शहीद होने शुरू हुए, देश में हाहाकार मच गई। एक जैसे बताया कि अमृतपाल भटिंडा मानसा से था, अक्षय गौतम बुल्ढाना से था, महाराष्ट्र, कुछ और हमारे जवान शहीद हुए। उनको आनन फानन में, क्योंकि उन्होंने उनको शहादत का दर्जा नहीं देना था, तो आनन फानन में उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि सुसाइड कर दिया। फौज में सुसाइड नहीं होते, फौज में कायर नहीं होते, फौज में शेर है। भारतीय सेना शेरों से भरी हुई है। भारतीय सेना में एक गोली, एक दुश्मन, फायर और दुश्मन को निस्त नबूत, यह है हमारा इथोस, यह है हमारी सोच। वहां पर खुदकुशी नहीं होती है, लड़के देश के लिए कुर्बान होते हैं। तो यह कहना गलत है कि किसी ने खुदकुशी करी है। अगर खुदकुशी हुई है तो उसके बारे में सेना को भी सोचने की जरूरत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे सैनिक भर्ती होंगे उनकी रिक्रूटमेंट प्रथा के अंदर साइकोलॉजिस्ट लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग पूरी नहीं है। 1.5 साल की जगह 6 महीने ट्रेनिंग कर दी, अध पका सोल्जर आगे भेज दिया। फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं है वो सेना या सैनिक या वो अग्निवीर, इसलिए वो ऑल वेदर कंडीशन के अंदर डिप्लॉय करने लायक नहीं है। हमारे देश के सैनिक को ऑल वेदर डिप्लॉय होने के लिए, सब स्थिति के अंदर काम करने के लिए उसको कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं बनने में। टैंक का एक ड्राइवर होता है, इंजीनियर्स वालों को टैंक के साथ साथ माइन फील्ड के अंदर भी जाना होता है। टैंक के ड्राइवर को 120 बटन सामने होते हैं, वो माइन फील्ड के अंदर से जाते हुए किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है, ऊपर से गोला बारूद आ रहा है। ऐसे में एक टैंक का ड्राइवर जो है उसका दिमाग मेंटली फिजिकली हर तरह से बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो ऐसे में क्या वो 5-6 साल 4 साल की नौकरी के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर क्या वो टैंक का सही ड्राइवर बन सकता है, इंजीनियर की माइन फील्ड व्हीकल्स का ड्राइवर बन सकता है, उनका कमांडर बन सकता है, गन लेयर बन सकता है, क्या वो देश के रडार चला सकता है, हथियार चलवा सकता है, क्या टेक्नोलॉजी को सीख सकता है, क्या हेलीकॉप्टर की सर्टिफिकेशन कर सकता है, क्या वो जहाज जो हमारे लड़ाकू जहाज उड़ते हैं उनके लिए 18 लोग पहले साइन करते हैं। 10 से 12 साल की नौकरी करने के बाद, स्पेशलिस्ट बनने के बाद वो साइन करते हैं कि जहाज उड़ाने लायक है। क्या वो 4 साल का सैनिक वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा साथियों। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश को रेगुलर सैनिक चाहिए। और आपकी इस लड़ाई को हम लोगों ने समझा। अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा के खिलाफ है, अग्निवीर यूथ के खिलाफ है, अग्निवीर युवाओं के सपनों के खिलाफ है, देश की सेवा करने के सपने के खिलाफ है, और देश में भर्ती होकर देश के लिए कुर्बानी देने के लिए जो उसका जज्बा होता है उसके खिलाफ है। क्या 4 साल वाला सैनिक अपनी जी जान लगाएगा देश की सेना के लिए? लगाएगा? जब उसका परिवार, जब उसका भविष्य सेफ होगा तभी वो लड़ाई लड़ेगा। जब उसको पता है कि 18 साल में भर्ती होऊंगा और 4 साल बाद 22 साल का मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या वो अपनी जी जान आत्मा
सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब उसको पता चलता है एक ही यूनिट में एक अग्निवीर और एक रेगुलर सैनिक दोनों इकट्ठे उठने बैठने सोने जागने वाले लड़के जब ऑपरेशन में जाते हैं और एक ही ऑपरेशन के अंदर उन दोनों की शहादत हो जाती है, तो आपको समझने की जरूरत है कि सर्विस के दौरान, रिटायरमेंट के समय या शहादत के समय क्या फर्क है। सर्विस के दौरान मात्र 21,000 के अंदर हमारे अग्निवीर को, क्या आप सोचते हैं कि देश की सेना में सरहद पर लड़ाई करने के लायक बन पाएगा? रेगुलर सैनिक को 45,000 से ज्यादा स्टार्टिंग मिलती है, मिलिट्री सर्विस पे मिलती है। अग्निवीर को ना मिलिट्री सर्विस पे, ना कोई डेयरनेस अलाउंस, ना कोई इजाफा, बल्कि उसके तनख्वाह के अंदर से ही पैसे काटकर उसको 4 साल बाद जो दिया जा रहा है वो उसी का पैसा कटा हुआ है। और देश में मोदी सरकार के मंत्री घूम घूम कर कहते हैं कि जब 4 साल पूरे होंगे तो उसको 11 लाख दिया जाएगा। 11 लाख में क्या भविष्य सेफ रह सकता है? नहीं रह सकता। तो ऐसे में ये सर्विस के दौरान रिटायरमेंट हो जाएगी, कोई पेंशन नहीं, कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं, कोई सर्विसेज के और एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट नहीं, किसी तरह से कोई बेनिफिट नहीं। और अगर शहादत हो जाती है तो मोदी साहब ने देश की सेना के अंदर शहादत के अंदर भी भेदभाव कर दिया है। एक अग्निवीर शहीद और एक रेगुलर सैनिक शहीद। अग्निवीर सैनिक शहीद 1 साल की मात्र सर्विस हो तो 4 साल तक, बाकी बचे हुए 3 साल तक उसको पे मिलेगी और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। 48 लाख रुपए की इंश्योरेंस, 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया और तकरीबन 13 लाख उसके जो बचे हुए सर्विस का टेन्योर है उसके लिए, उसको 13 लाख के आसपास, तो टोटल मिला के 1 करोड़। तो मोदी सरकार के मंत्री सब जगह देश में जाकर कह रहे हैं 1 करोड़ तो दे दिए, और क्या चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि क्या अपने बच्चे को 1 करोड़ के लिए आप देश के लिए कुर्बान होने के लिए छोड़ देंगे, सरहद पर भेज देंगे? मैं चाहता हूं कि आप भेजें, अपने बच्चे को अग्निवीर बनाएं। सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को हिदायत दी जाए कि अपने घर का एक बच्चा अग्निवीर जरूर बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, बातें करते हैं सिर्फ। और जो रेगुलर सैनिक है उसको क्या मिलता है? 75 लाख की इंश्योरेंस, 55 लाख का एक्स ग्रेशिया, काउंट करते जाओ। 1 साल की सर्विस थी, 15 साल तक उसकी कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस, तो 14 साल तक उसको लगातार पे मिलेगी। 45,000 रुपए के हिसाब से 14 साल तक लगातार पे मिलेगी। उसके बाद पेंशन मिलेगी परिवार को। परिवार के सभी सदस्यों को मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। बच्चों को शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के कई प्रावधान हैं, स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, पूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, ताउम्र पूर्व सैनिक और शहीद का दर्जा मिलेगा, जिसके साथ बहुत बहुत अलग अलग तरह की चीजें उसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन अग्निवीर को 1 करोड़ के अंदर सिर्फ शहादत देने के लिए अग्नि के अंदर झोंक दिया गया है। क्या यह सही है? क्या यह सही है? मैं साथियों आप लोगों से पूछना चाहूंगा। तो मैं आप लोगों के जरिए ये बातें बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार चीजें नहीं सुनी थी। साथियों, ये सब तकलीफ हमें युवाओं और सेना के न्याय की बात भी उठानी पड़ेगी।
एक युवाओं के लिए न्याय है और सेना के लिए न्याय है। इस न्याय को मांगने के लिए हमारे नेता ने जो देश को जोड़ने के लिए चला है, जननायक है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, सामाजिक यात्रा है। और आपका मुद्दा भी राजनीतिक मुद्दा नहीं, आपका मुद्दा सामाजिक है, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके सामाजिक स्तर के गांव में जो आपका सामाजिक और आर्थिक स्तर है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। रोजगार आपकी जरूरत है। आज भारत देश की एवरेज औसत एज 32 साल है। 32 साल के बच्चों की आंखों में सपना होता है, अपने भविष्य का सपना होता है। वो सपना है आपका। उस सपने की लड़ाई हमने लड़ने का फैसला किया है और इसके लिए पूरे देश भर में तकरीबन 300 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों के अंदर अलग अलग स्थानों पर पिछले 5-6 दिन के अंदर पूर्व सैनिकों ने, युवाओं ने और आम नागरिकों ने धरने दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रोटेस्ट किए। तो एक ही सुर में आवाज निकली कि देश की युवाओं और देश की सेना को न्याय चाहिए। उनके साथ अन्याय हुआ है अग्निपथ स्कीम लाकर, तो न्याय चाहिए हमें। तो हमने एक जय जवान, अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, और आप इसके न्याय योद्धा हैं। ये कल राहुल गांधी जी ने कटिहार से लॉन्च किया और हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से इसको लॉन्च किया, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस, NSUI, सब ने एक सुर में बात कही कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये जय जवान अभियान लॉन्च हुआ। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू साथी, इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री PV श्रीनिवास हमारे बीच में आए हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ आए हैं। आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए आए हैं। भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और आप इस लड़ाई के न्याय योद्धा हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ यूथ कांग्रेस इस लड़ाई को घर घर में 140 करोड़ देशवासियों तक लेके जाएगी। साथियों, ये युद्ध आसान नहीं है। हमें आने वाले 100 दिन लड़ाई लड़नी है और ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये आपके अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। 1 महीना पहले यहां पर 150 सांसद, जिस जगह पर आप हैं, 150 सांसद यहां पर बैठे थे क्योंकि उनके साथ भी अन्याय हुआ है। 150 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकालकर सस्पेंड करके और न जाने कैसे कैसे कानून, इंडियन पिनल कोड, CRPC और क्या क्या कानून बदल दिए गए हैं उनको पास करने के लिए उन्होंने आधे भारत की आवाज को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। हमें उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलानी, हमें इस युद्ध को लड़ना है। संविधान को बचाने की लड़ाई है। आपका न्याय और आपकी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह फैसला किया गया कि जय जवान कैंपेन
पूरे देश में चलाई जाएगी। और इस कैंपेन का जो सिस्टम बनाया गया है, कल 31 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था। 1 फरवरी से लेकर और 28 फरवरी के दौरान हम सब लोग देश के नागरिकों तक, हर घर तक पहुंचेंगे और ये न्याय पत्र लेकर जाएंगे कि देश की युवाओं और सेनाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और इसके अंदर हम 2 न्याय मांग रहे हैं। एक न्याय वो मांग रहे हैं कि 1.5 लाख चयनित युवाओं को अग्निपथ की आड़ में जो बेरोजगार किया गया है, उनकी पेंडिंग भर्तियों की ज्वाइनिंग कराई जाए। एक ये न्याय है, लेकिन इसके साथ साथ एक नारा जरूर है, इंकलाब। इंकलाब इसका मतलब है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम जंग लड़ेंगे और इस संविधान को बचाने की जंग लड़ेंगे। अपने परिवार को, अपने अग्निपथ स्कीम को हटाने की जंग लड़ेंगे, अपने रोजगार पाने की, अपनी पेंडिंग भर्ती पाने की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा पहलू इसका जो है, इस न्याय युद्ध का, अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा के लिए घातक है, उसको तुरंत खत्म किया जाए। उसको तुरंत खत्म किया जाए। और जितने भी हमारे अग्निवीर भर्ती किए गए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से रेगुलर किया जाए। और आने वाले समय के अंदर पुरानी भर्ती को बहाल करके रेगुलर सैनिक देश को दिए जाए। यह हमारी लड़ाई है। यह लड़ाई इसलिए है क्योंकि हमारे सैनिकों के बारे में लिखा है, शान हो तुम वतन की, सजदा तुम्हें हमारा, खून देकर तुमने तिरंगे की बुलंदियों को है सवारा। मेरे साथियों, आप भावी सैनिक हैं, आपने संवारना है इस देश को। मैं चाहूंगा कि हमारे जो राजनेता हैं, जैसे आप लोग ठंड में बैठे हैं, मुझसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम अपने स्वेटर्स और जैकेट को उतारना चाहते हैं। तो अब मैं उसकी इजाजत देता हूं कि जिसने भी अगर अपनी जैकेट उतारकर अपना संघर्ष, अपना रोष दर्ज करना है, वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं देश के मंत्रियों, अधिकारियों और उन सबसे कहूंगा कि देखो मेरे बच्चों को, देखो मेरे भावी सैनिकों को। माता की हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। हमारा छीना हुआ अधिकार वापस करो, हमारा छीना हुआ अधिकार वापस करो। भारत माता की वंदे वंदे। हमारा छीना हुआ अधिकार वापस करो, हमारा छीना हुआ अधिकार वापस करो। भारत माता की इंकलाब 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 इंकलाब। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। सभी साथियों नमस्कार। सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये गूंगे बेरे निकम्मे सरकार जो पार्लियामेंट चल रहा है, इनका आईबी लोग तो यहां घूम रहा है। जो सैनिक लोग
भावी सैनिक, सरकार ने इन लोगों को सारे टेस्ट करवाया, सारे एग्जाम करवाया। एप्लीकेशन जो पुला इन लोग ने एप्लीकेशन कॉल किया, 60 लाख लोगों ने एग्जाम भी दिया। 1.5 लाख बच्चे ने पास होने के बाद आप लोगों को एक बार इन लोग ने मिलने के लिए कोशिश बहुत बार आप लोग ने किया, बट सरकार मिलने के लिए तैयार नहीं था। उनके कुछ अधिकारी लोग ने बोला अब हो जाएगा, कोरोना आ गया, कोरोना के बाद होगा। ये झूठ बोलते ही रहेगा, इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। जो आप लोगों का शक्ति ये सरकार को पता नहीं है। इस देश का युवा के साथ जो आप लोग ने बचपन से ये सपना देखा था, फौजी में काम करना, देश के लिए सेवा करने के लिए, आप लोग ने मेहनत करके, सालों साल मेहनत करके आपका सपना पूरा होने के टाइम में ये सरकार ने आपके साथ किस तरीके से विश्वासघात करने का काम किया, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो हम लोग ने भी भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा आज से फरवरी 28 तक पूरा घर घर जाके न्याय पत्र, जो साथी आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अन्याय के बारे में लोगों के बीच में गांव के अंदर जाने का काम 28 फरवरी तक करेंगे। उसके बाद 5 तारीख से 10 तारीख तक पूरा देश गांव में जो शहीद स्मारक के वहां धरना प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे। और मार्च जो 17 से 20 तारीख जो पद यात्रा भी निकालने का काम करेंगे। जो सरकार जब तक आपका न्याय नहीं देगा, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग ने आपके साथ खड़े रहेगा। आपको न्याय दिलाने के लिए लगातार आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम हम लोग ने करेंगे। जो सरकार को अभी भी समझ में नहीं आ रहे, जो सरकार ने जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं कर पाया, जो पूरा करने के इनके पास समय नहीं है, ना आपके पास सुनने का इसके पास समय है। इनके दो ही लोग हैं, अडानी अंबानी छोड़ के, जो आप लोगों के बारे में कोई ना सोच है ना विजन है। ये सरकार को, ये टेलीविजन सरकार है, टीवी में लेके आएगा, कोई भी चीज टीवी में लेके जाएगा। आपको पता है ये म्यूट सरकार है। पार्लियामेंट में किस तरीके से जो संसद होने हैं, जो सवाल पूछता है, वहां कोई मंत्री, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री वह जवाब नहीं देता है। सवाल संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सवाल पूछते हैं, ये लोग आके टीवी में जवाब देने का काम करता है। ये सरकार टीवी से ही चल रहा है, एक इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। देश में हर जगह डिवाइड किया, आर्मी में भी डिवाइड करने का काम किया। अग्निवीर रेगुलर और अग्निवीर नया इन लोग ने जो स्कीम लेके आया, वीर को अग्नि में डालने का इनका नाम में भी लोप है। वीर को अग्नि में डालने का काम किया इन लोग ने। ये सरकार तो थोड़ा भी जर्रा भी इस देश का युवा और कोई आर्मी को सम्मान करता है, आप इन लोगों को सोचना चाहिए। भाइयों, हमारे साथ हमारे बहुत ही जुझारू भाई हम लोगों के बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा पूरा देश पर कोई भी युवा उनके समस्या लेके जाता है,
सड़क से लेके पार्लियामेंट तक लड़ने का काम करते दीपेंद्र हुड्डा जी। हमारे बीच में हमारे सभी युवाओं के, जवानों के, खिलाड़ियों के, किसानों के, सबके हर दिल अजीज हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा हमारे बीच में आए हैं। जय जवान, जय जवान, जय जवान। आज आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा हमारी बात संसद में उठाने वाले भाई दीपेंद्र हमारे बीच में आए हैं। आज हमारी इस लड़ाई को और मजबूती मिली है। इन्होंने कहा कि मैं बाहर हूं लेकिन मैं आऊंगा जरूर, और आपके बीच में पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब यहाँ पे आने के लिए। एमपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास जी प्लीज। आपके लिए आवाज उठाने का काम संसद में भी करेगा, आने वाले दिन में सड़क में भी आपके साथ उतर के सरकार को घेरने का काम हुड्डा जी करेंगे। आपके साथ किस तरीके से सरकार ने अन्याय किया, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बताया, सारे हम सभी साथी, युवा कांग्रेस साथी आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, जो पिछले 2014 से आप निकाल के देख सकते हैं, पहले 80,000 लोगों को हर साल आर्मी में भर्ती होता था, बट ये सरकार आने के बाद 45,000 के लिए लेके आया। उसमें भी 18,000 लोगों को फर्स्ट पार्ट में लेने का काम किया, और उसके बाद इन लोग ने अभी भी, इनको कोई सोच नहीं है इस देश का, जो आर्मी को भी एक मजाक उड़ाने का काम ये सरकार ने किया है। इसको कोई माफ नहीं करेगा। ये सरकार को आने वाले चुनाव में ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम आप लोग ने करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे को यहां बुला के दो बात रखने को मौका दिया, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग को जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, उस पे हम भी एक आपके भाई जैसे आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।